लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में सबसे पहले सीट शेयरिंग हुई है, सत्ता पक्ष में नहीं हुई है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ऐलान, और वो भी इस बार ऐसी सीट, ऐसे समय चुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर जी, उनका आने वाले दौर में एज ए चुनाव समीक्षक, रणनीतिकार, विश्लेषक कद कितना बढ़ेगा? आज तक तेजस्वी यादव भी अपने आप को लीडर आरजेडी में ही एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। बीजेपी तो आजकल समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, इनसे ज्यादा ओबीसी हो गई। करेक्ट, बिकॉज ओबीसी पॉलिटिक्स के बल पे भी बीजेपी थ्राइव किया है। नेशनल पॉलिटिक्स में भी उसको इतना वोट शेयर आ रहा है। जिस भी व्यक्ति ने ये सोचा कि हम प्रशांत किशोर को वोट देते हैं, उस समय जब बीजेपी को वो लोग सालों से वोट देते आ रहे हैं, ऐसे में अपने शहर की सबसे पॉश इलाके की सीट वो सुरक्षा की जगह चुनौती देना प्रेफर कर गया। 7-8 साल में बिहार की सबसे बड़ी समस्या, जिसे तेजस्वी यादव भी एड्रेस नहीं, जो अपोजिशन नहीं कर पाए, वह है लोकल करप्शन एंड पुलिस की गुंडागर्दी। आप मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन करवा लीजिए, आपका काम लोकल स्तर पे नहीं होगा। वो नहीं, जब तक आप पैसा नहीं देंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे। मुझे ये अच्छे से पता है कि जिस चीज को आप रोकोगे वो और बढ़ता है, और वही फिर करप्शन का सबसे आसान तरीका बनता है। नीतीश कुमार बिहार के वो मुखिया थे, कुछ बहुत ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कर रहे थे, लेकिन वो बिहार के प्रधान जी, मुखिया जी ये मान के चलते थे ये आदमी गलत नहीं करेगा। अगर आप गांव के प्रधान जी हैं, जो गांव की भाषा में कोई लौंडा आ गया वो प्रधान बन के और उसके पास हमको जा रहे हैं, तो हम दोनों को साथ तुम्हारी बात सुनेंगे। होता है ना कि आप नीतीश कुमार रिप्लेस्ड बाय सम्राट चौधरी, बिहार का आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये बहुत टफ होता है जब आपको पता है कि अगले 4 साल इनके साथ रहना है। आप समझिए, एक तरफ आप सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी 200 प्लस सीट है 243 में से भाई एनडीए के पास, बढ़िया से सरकार चला जाएगी, सरकार में कहीं कोई बगावत आने वाली नहीं। हमने केंद्र सरकार, जिसको ये माना जाता था कि इनके फैसले नहीं पलटे जाते किसी के कहने पे, ना तो रेल मंत्री हटे ना कोई और मंत्री हटे, कुछ हटता नहीं है। आप स्टॉन्च सपोर्टर हैं भाजपा के, आपकी सरकार बन चुकी है, आप इस सीट से किसी और को जिता रहे हैं, तो आपने एक वार्निंग सिग्नल मैसेज भी दे दिया पार्टी को। अभी आप लगातार वहां पे देख लीजिए, जो बिहार में क्राइम बहुत बढ़ गया है। एक अफसर का मर्डर हो गया है, और अफसर की बीवी अभी बार बार कह रही है कि विधायक हमको डेली फोन कर रहा था। अभी सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं था ना सर। हमेशा सोसाइटी में पोलराइजेशन डोमिनेटिंग कास्ट के अगेंस्ट होता है। या बीजेपी समर्थित एनडीए शासन चल रहा है, वहां पर हो क्या रहा है, ये लोग चेहरा वो बना रहे हैं शासन में जिसका कि वोट बैंक कम है। सम्राट चौधरी जिस दिन से सीएम बने, उन्हें बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं गारंटी कह रहा हूं कि बीजेपी का जो सबसे कोर वोटर है वो अभी तक दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि आपको एक ढंग का कैंडिडेट नहीं मिला। कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये जनता को, उनके वोटर्स को समझाने में कामयाब हो गए कि देखिए, आप सत्ता के खिलाफ नहीं है, सीएम के नाम पर प्रधानमंत्री को संदेश दे रहे हैं कि हमें यह आदमी पसंद नहीं है साहब। अभी की तारीख में आप बिहार में नया ऑपोजिशन फ्रंट देखेंगे। भारत में जो रीजनल पार्टी, सबका आइडियोलॉजिकल बेस कम है। रीजनल पार्टीज में अगर फैमिली कंट्रोल नहीं है टॉप में, तो उसका डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हो सकता है। एक सीट जीत करके भी पीके राजनीति में वो जगह बना गए हैं कि उन्हें विपक्ष से ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया में तो तवज्जो थी, भविष्य के हिसाब से बिहार भी बहुत उम्मीदों से देखेगा। नीतीश कुमार ने बिहार को, लेट से मान लेते हैं, जंगल राज से, अंधकार से निकाला, लेकिन आज भी बिहार अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पैरामीटर्स पर बॉटम 3, बॉटम 5 में है। तो चर्चा सबसे पहले इसी बात पे कि नीतीश कुमार जी की जगह ले गए क्या प्रशांत किशोर जी? बड़े स्टेटमेंट के साथ कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली बड़ा मतलब पॉइंट बनेगा आने वाले टाइम के हिसाब से। मुझे जब कल का रिजल्ट मैंने देखा, तब मैं आपसे इसीलिए इस विषय के ऊपर डिटेल में चर्चा करने का इच्छुक हुआ कि जिस तरह का रिजल्ट है उसमें सब लोग इसे बीजेपी के सामने एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते देख रहे हैं। बीजेपी अभी भी बिहार के अंदर जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, वो कई तरह से सब तरह की चर्चाओं में आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में सबसे पहले सीट शेयरिंग हुई है, सत्ता पक्ष में नहीं हुई है। और जब विपक्ष में सीट शेयरिंग हुई है तो वहां बैठा महागठबंधन और सत्ता पक्ष में बीजेपी के साथ बैठी हुई जेडीयू, इनको सबसे पहले स्पेस खाता हुआ लगेगा, ऐसा मेरा ओपनिंग रिमार्क है। बताएं क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए, इसमें ऑब्वियसली जो रिजल्ट हुआ है ये, और कोई भी इस तरह का जो रिजल्ट होता है जो पारंपरिक राजनीति को, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को बीच में भेदते हुए अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली सब पे असर पड़ता है, जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन ये प्राइमरली आप देखिएगा, जैसे ऑन लाइटर नोट, अभी कुछ महीने पहले मैं साहिबाबाद विधानसभा का वोटर बना हूँ। उससे पहले मैं
पूरी ज़िंदगी उसी विधानसभा का वोटर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एक एनालिस्ट के साथ मैं एक वोटर के हिसाब से भी बात करता हूँ। जो आपने न्यू बीजेपी का इमर्जेंस देखा, तो लोग उस बांकीपुर में बीजेपी को जनसंघ के समय से जानते हैं। वहाँ अगर बीजेपी का कहीं कोई ठिकाना हुआ करता था, अगर पहले में जब पूरे देश में कुछ चंद विधायक चुनते थे और या कुछ नेता मिलते थे या आरएसएस वालों का, तो वो बांकीपुर जो पटना जो सीट है वो वहाँ पे वो स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे, और जो कायस्थावादी है उनकी डोमिनेंस रहा है। तो ये प्राइमरली आरजेडी या बाकी जेडीयू के लिए नहीं था, वो बीजेपी की सीट थी हमेशा से। और वो वहाँ पे जो अगर वोट शेयर है, जैसे डाटा पे भी बात करते हैं, तो 82% से लेकर 60%, सबसे खराब होता था तो मुझे लग रहा 58-59% वोट मिलता था खराब प्रदर्शन में। तो ऐसी सेफ सीट जहाँ पे है, वहाँ पे अगर बीजेपी हार रही है तो पहला किसी को कंसर्न होना चाहिए दैट वो बीजेपी होनी चाहिए। इसमें कोई ये नहीं कि अगर आप आरजेडी जेडीयू का क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ऐलान, और वो भी इस बार ऐसी सीट, ऐसे समय चुनाव हो रहा है जब उनका वो सीट का जो विधायक है वो नेशनल प्रेसिडेंट बना है। ऐसे समय हो रहा है जब पूरे बिहार में पहली बार बीजेपी का अपना सीएम बना है, उसके बाद पहला चुनाव है। तो ये सब कुछ अगर कोई दांव पे था तो सबसे अधिक बीजेपी का दांव पे था। तो इसीलिए इस चीज का तो हम मतलब लेटर ऑन इम्पैक्ट किस पर आएगा वो तो सेकंड पार्ट है, लेकिन हाँ सबसे पहला प्राइमरी बीजेपी के लिए बहुत ही हाई स्टेक इलेक्शन था, जो तमाम और प्रशांत किशोर ने से बना भी दिया था बार बार कि सम्राट चौधरी पे के कामकाज पे रेफरेंडम है, स्टेट कैपिटल की प्राइम सीट है। तो तमाम फैक्टर हैं इसमें, ये बीजेपी इससे बिल्कुल नहीं हट सकती कि ये बाकी लोग देखिए अपना, तो बीजेपी का घर जला है, ठीक है। अब उसी मोहल्ले में आप कह रहे हैं कि बाकी घर एक आरजेडी का भी है, एक जेडीयू का भी है। तो आग जब लगी है उस मोहल्ले में किसी थर्ड पर, इस फैक्टर से आरजेडी का भी घर जला है। उस इलाके के सारे मुस्लिमों ने वोट दे दिया प्रशांत किशोर को, और जिस माई फैक्टर के बदौलत 2004 से आरजेडी कभी न कभी उस माई का इकट्ठा वोट के साथ वो आगे आने की कोशिश कर रही थी, जो अभी तक नहीं मिल पाया, उसमें से वो तो नहीं आ पाया, और माई में से एम बड़ा तबका चला गया। तो बड़ा नहीं, ये मान के चलिए जो मेजर सारा वोट मुस्लिम का प्रशांत किशोर को मिला, जहां पे तेजस्वी यादव आरजेडी का भी वोटर था। ये भी पहली बार हुआ। तो ऑब्वियसली कि ये आरजेडी का अगर नया तो नहीं आया, और जो उनके पास एक बेस वोट था वो भी चला गया, और जब कोर वोट दरक जाए तो वहां से पार्टी पर सवाल एग्जिस्टेंस पर उठता है। ये भी आपका सही है। एंड थर्ड थिंग, जेडीयू लगातार ट्रांजिशन दौर से तो गुजर ही रही है। पोस्ट नीतीश कुमार उनके पास लार्जर क्वेश्चन ऑलरेडी हैं, जहां पे उनके लिए ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। इसीलिए वो जो आप कह रहे हैं उनके पास ऑलरेडी उस क्वेश्चन का जवाब वो परीक्षा में बैठ के दे रहे हैं, जिसका सवाल आगे मिलेगा। तो आपकी बात का सेंस ये है कि बाकी तो नुकसान सबका अपना अपना देखेंगे, लेकिन नुकसान सबसे पहले तो बीजेपी का है, जिसने सही मायने में बिहार में पहली बार अपना सीएम बनाया था। आप एक चुनाव विश्लेषक हैं, डेटा आप पूरा देखते हैं। प्रशांत किशोर जी कहीं ना कहीं आपका काम भी करते आए हैं। ऐसी स्थिति में उनका आने वाले दौर में एज ए चुनाव समीक्षक, रणनीतिकार, विश्लेषक कद कितना बढ़ेगा? नहीं, अब तो पॉलिटिक्स में आ गए, तो अब तो कद जो उनका बढ़ना है वो पॉलिटिक्स में बढ़ा है। तो ये एक तरह से तो उन्होंने चुनाव समीक्षा या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, इन सब चीज़ों से तो रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि अब खुद वो पहले दूसरे के लिए दूसरे पार्टी या कैंडिडेट को कैसे वोट मिलेगा उसकी स्ट्रैटेजी बनाते थे। अब वो खुद के लिए उन्हें खुद कैसे वोट मिलेगा उसकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो उनका कद एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिडीम किया उन्होंने। जो घटा था, जब सवाल उठे थे कि भाई जेएसपी जन स्वराज पार्टी इतना उसने सोशल मीडिया बज क्रिएट किया लेकिन एक भी सीट नहीं आई, तो उससे कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जो है उन्होंने इस चुनाव में जो है वो एस्टैब्लिश किया है अपने आप को। और क्योंकि जैसा आपने नीतीश कुमार की बात करी शुरू में, तो बिहार में एक अब लीडरशिप वैक्यूम है, क्योंकि बिहार इज एंटरिंग अ फेज ऑफ पोस्ट नीतीश पोस्ट लालू एरा। आज तक तेजस्वी यादव भी अपने आप को लीडर आरजेडी में ही एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि फैमिली में फ्यूड है। कहां वो इस चुनाव प्रचार के वो ठीक है, वो मतलब कुछ फैमिली ट्रिप पे कहीं बाहर थे। तो तेजस्वी यादव भी अपने आप को आज तक आरजेडी का लीडर एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि फैमिली में ही डिस्प्यूट है। उनके बड़े भाई को पार्टी से ही निकाल दिया गया, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली।
हमने चुनाव के टाइम भी देखा था कि कुछ बहनें उनके फैसलों से खुश नहीं थी और आकर के उन्होंने सार्वजनिक बयान भी दिया था इसके ऊपर। तो तेजस्वी यादव हैज नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज लीडर। बिहार के जो सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो भी कोई अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं है आज बिहार में। बिहार बीजेपी के भी अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं है, वो भी एस्टैब्लिश करेंगे ही अपने आप को इस टेन्योर में। तो उसमें एक क्लेम जो है वो प्रशांत किशोर ने अपनी खड़ी कर दी है। और ऑफ कोर्स और भी लीडर्स हैं जैसे चिराग पासवान है वगैरह है। तो जो पहले नरेंद्र भाई भी बात कह रहे थे कि लग क्या रहा था इस चुनाव में, इस चुनाव में लग रहा था कि प्रशांत किशोर विपक्ष का वोट तोड़ेंगे एंड विल बिकम द रियल विपक्ष एटलीस्ट इन दिस सीट, क्योंकि ही इज बेटर सूटेड टू डिफीट द बीजेपी। अब हुआ क्या, आंकड़े क्या हैं? अब 62% पे बीजेपी थी जब नितिन नवीन जीते 2025 में, अभी 35% पे गिर गई। तो यानी 27-28% वोट शेयर लॉस तो बीजेपी का हो गया। आरजेडी लगभग 30% पे थी, वो 11% पे गिर गई, यानी उसका लॉस तो 19% ही है। तो 27 + 19 46, और जन स्वराज को पिछले बार ही 5% वोट मिला था, तो 46 + 5 51, लगभग 50% वोट शेयर उनको मिला है। तो जो डेंट मारा है उन्होंने बीजेपी वो ज्यादा एक्चुअली बीजेपी में मार दिया कंपेयर टू आरजेडी, ये भी क्लियर हो गया। अब कौन कौन सा वोट ब्लॉक टूटा है? अब भाई जो MY समीकरण है, ऑफ कोर्स मुस्लिम समाज का पूरे इंडिया में लार्जली ये वोटिंग पैटर्न है कि हु इज बेटर पोजीशन टू डिफीट द बीजेपी, लार्जली उसको वोट जाता है। तो मुस्लिम समाज का अच्छा खासा वोट जो है प्रशांत किशोर को मिल गया। यादव समाज में कंफ्यूजन था कि भाई अगर प्रशांत किशोर जीत जा रहा है या सेकंड भी आ जाएगा तो आरजेडी वैसे ही क्राइसिस फेस कर रही है, 25 सीटों पे अटक गई है। जो 2010 में उसको मिला था 22 सीट, उसके आसपास। तो एक फुल साइकिल, लाइफ हैज कम फुल साइकिल फॉर आरजेडी। जो 2010 में एकदम खत्म हो गई थी पार्टी, एक्चुअली नीतीश कुमार ने जीवन दान दे दिया जब 2015 में अलायंस कर लिया, है ना। और उसमें मेन और 80 आ गई, मेन प्लेयर थे प्रशांत किशोर 80 सीटें आ गई। हाँ, अलायंस 80 सीटें आ गई, फिर उसको उन्होंने होल्ड करा दूसरे बाद के चुनाव में भी, और अभी 25 पे गिर गए। और बीजेपी से लगभग 27-28% वोट टूटा है। तो अगर बीजेपी को वहां पे 62, 58, 60% वोट शेयर मिलता था, तो क्योंकि वो सेफ बेट क्यों था, वहां पे 65% आबादी तो जनरल कैटेगरी प्लस नॉन यादव ओबीसीज की है, यानी कुर्मी, कोयरी समाज और वैश्य समाज, कायस्थ, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार। अब प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कास्ट न्यूट्रल पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, बट क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति से आते हैं और उस जाति का चीफ मिनिस्टर पिछले लगभग ऑलमोस्ट 35 साल से बिहार में नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा लास्ट, हाँ वही लास्ट, तो 1989 to 91 का पीरियड, तो 35-36 साल से नहीं है। तो ब्राह्मण समाज को दिख रहा है कि एक चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट है। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी तीनों ने ओबीसी समाज के ही कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनाया है, चाहे वो यादव समाज या नॉन यादव ओबीसी। तो उनको एक दिख रहा है कि भाई एक चीफ मिनिस्टर, बीजेपी तो आजकल समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, इनसे ज्यादा ओबीसी हो गई है। करेक्ट, बिकॉज ओबीसी पॉलिटिक्स के बल पे भी बीजेपी थ्राइव किया है, नेशनल पॉलिटिक्स में भी उसको इतना वोट शेयर आ रहा है, तो उनको वो दिखा। प्लस युवाओं का डिस्कंटेंट, युवाओं के प्रोटेस्ट में एक्चुअली प्रशांत किशोर ने पार्टिसिपेट किया है 2025 के चुनाव से पहले, जब स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो युवाओं का एक डिस्कनेक्ट था। और एक फटीग फैक्टर कि भाई देखिए क्या होता है, एवरी स्ट्रेंथ इज अ वीकनेस। कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस वीकनेस होता है, और दोनों के बीच में थिन लाइन होती है। क्या था मेरे लिए सरप्राइजिंग क्या था कि जब आप सरकार में होते हैं ना, तो आपके पास देखते होता है कि भाई इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि कौन दोबारा चुनकर आएगा। एक ये कि आपका सीएम तो यही रहने वाला है, प्रशासन भी यही रहने वाला है, और माना जाता है कि जो व्यापारी वर्ग होता है, सामान्यतया जिसके व्यवसाय चल रहे हैं, उसको व्यवधान देने के लिए सरकार के कई अपने हथकंडे होते हैं। उनकी सुरक्षा हटाना भी एक प्रकार की चिंता है। उस चौकी को केवल ये कह देना कि सुनो चोरी की वारदात हो तो इन लोगों की नोट मत करना। मेरा सबसे बड़ा मेरे को जो पॉइंट हिट किया वो ये कि जिस भी व्यक्ति ने ये सोचा कि हम प्रशांत किशोर को वोट देते हैं, उस समय जब बीजेपी को वो लोग सालों से वोट देते आ रहे हैं,
ऐसे में अपने शहर की सबसे पॉश इलाके की सीट, जिसमें न जाने कितने व्यवसायी, व्यापारी, कारोबारी, शिक्षित वर्ग का जो व्यक्ति है, वो सुरक्षा की जगह चुनौती देना प्रेफर कर गया। अब उसके लिए आपको इसको डिकोड करिए, मेरा ये बड़ा सवाल था। नहीं, उसको मैं एज ए वोटर भी और जो वहाँ के नागरिक भी बता रहा हूँ। पहली बात कि एक प्रशांत का जो कैंपेन था, जिसे बाद में बहुत लेट पता चला बीजेपी को और बीजेपी काउंटर करने आई, तो आपने सुना होगा एक विवादित बयान था जो प्रशांत किशोर ने बोला कि बीजेपी लीडर कहते हैं कि ये सीट पे तो कुत्ता बिल्ली भी खड़ा होगा तो बीजेपी जीत जाएगी। तो मतलब सोचो कि तुम्हें कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इस चीज को उभारा और ये हिट किया। ये प्रशांत किशोर चूंकि खुद स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, वो जानते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और लोगों को एहसास करा दिया कि 35 साल से सोचो कि ये बीजेपी तुमको तो मान के चलती है कि कुछ भी अगर मारेगी भी तुम इन्हीं को वोट करोगे। क्या ऐसा करोगे? उस बात का खंडन हुआ है, लेकिन उसमें नहीं, उसमें दो चीजें वीडियो का कि वो वीडियो, लेकिन नैरेटिव है, नैरेटिव चल गया। उसमें खंडन नहीं, उसमें खंडन ये हुआ कि उसमें रविशंकर प्रसाद ने बाद में इस बात को काटा कि ऐसा हम लोग नहीं कहते हैं, और उनके उसको क्लिप करके उसको चलाया गया। तो ये रविशंकर प्रसाद का स्टेटमेंट ना था, और ना कि कोई बीजेपी लीडर ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। ये फैक्ट है। लेकिन एक लेमैन के हिसाब से पॉलिटिकल जो वहां बातचीत होती है आम जन की जो भाषा में, ये नैरेटिव रहा है। क्या आपको नहीं लगता एक नैरेटिव ये भी रहा, जैसे वो एसएचओ से उलझते हुए दिखे, एसएसपी के खिलाफ खुलेआम, मैं कह रहा हूँ, मैं अब तमाम चीजों को आ रहा हूँ। अब वहां पे अब थोड़ा सा मैं आपको पूरे बिहार में, अभी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी बिहार में जो चर्निंग हो रही है, इट्स नॉट ओनली पॉलिटिकल, इट्स सोशल चर्निंग। ये अभी आपको यूपी और बाकी जगह आएगा। बिहार जो पहली शुरुआत करता है, मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें मैं बता दूंगा, जो जिसमें आपको कई सारी चीज़ें लगेगी। एज ए बिहारी भी कह रहा हूँ। अब पुलिस वाले का, अब आपको दूर से देख सकते हैं कि ये क्या है। अब मैं आपको बताऊं, पिछले 7-8 साल में बिहार की सबसे बड़ी समस्या, जिसे तेजस्वी यादव भी एड्रेस नहीं, एज अपोजिशन नहीं कर पाए, वह है लोकल करप्शन एंड पुलिस की गुंडागर्दी। शराबबंदी के नाम पे जिस तरह से हुआ है आज की तारीख में, एज अ बिहारी कह रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री के यहां से फोन करवा लीजिए, आपका काम लोकल स्तर पे नहीं होगा। वो नहीं, जब तक आप पैसा नहीं देंगे या उनकी बात नहीं मानेंगे, आप नहीं काम होगा। कोई भी छोटा काम आप चले जाएं, अंचल चले जाएं, थाना चले जाएं, वो आपको कह देंगे, आपके मुंह पे वहां पे कहा जाता है कि आप कहवा दीजिए, किसी से कहवा ना हो। ये मैंने पर्सनली मैंने इससे विटनेस किया है। वहां लैंड वाला काम हुआ या जितना थाना, वो लोग मतलब बेकाबू हैं। तो जब प्रशांत किशोर ने थाने में उस तरह से बात की ना, तो वो आया कि ये पुलिस स्टेट के खिलाफ बोल रहा है। वहां थाना, वहां जो एरोगेंस है ना एसएचओ का, आप यहां बैठ के, अभी सबसे ज्यादा अगर वन ऑफ द पुलिस स्टेट है तो वो बिहार है। शराबबंदी में कितने हजार बंद, आप वहां पे आपको आइडिया नहीं है कि शराबबंदी के नाम पे कितने लोग जेल गए हैं। और लोकल स्तर पे जो करप्शन है, मैंने कहा आपको कि अगर आप नहीं दे, मैंने शराब में डील किया है, मतलब मेरा शराब को रोकने का काम रहा है, और मुझे ये अच्छे से पता है कि जिस चीज को आप रोकोगे वो और बढ़ता है, और वही फिर करप्शन का सबसे आसान तरीका बन करप्शन। और मतलब सॉरी टू वर्ड यूज, ये जो ऑर्गेनाइज्ड प्रशासनिक गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, वो उस तरह पे है। नंबर 1। दूसरा, अभी एक, आप अगर बिहार, यूपी या हिंदी बेल्ट के गांवों को जानते हैं, अगर उस वहाँ के होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, गांव में एक प्रधान जी नाम के लोग होते हैं, मुखिया जी जैसे लोग होते हैं। वो प्रधान नहीं होते, मुखिया, वो बुजुर्ग होते हैं, समझदार, उनको मान लिया जाता है। आप मान लीजिए उस गांव के प्रधान हैं, और हम दोनों में कोई बातचीत भी हो रही है, कुछ हो रही है, आप छोड़िए, अगर कोई इशू भी है तो आप क्या करते हैं, वहाँ कूलिंग करते हैं, और ठीक है चलिए प्रधान जी ने बोल दिया, तो अब हम दोनों आदमी स्विच फायर करके फिर आगे बढ़े। समाज का कोई ऐसा व्यक्ति, हाँ, वो कर देते हैं। समस्या सॉल्व नहीं हुई है, हम दोनों की जो मुद्दे थे खत्म, लेकिन हम फिर भी ठीक है, प्रधान जी ने कह दिया तो कर लेंगे, फिर 2 दिन बाद हम कर लेंगे। वो चीजें सामने उभार नहीं आती है। नीतीश कुमार ये प्रधान थे बिहार के, नीतीश कुमार बिहार के वो मुखिया थे। कुछ बहुत ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कर रहे थे। 2004 से 2009 तक मैं मानता हूं अच्छा कि उसके बाद गवर्नेंस पर बोलेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया, लेकिन वो बिहार के प्रधान जी, मुखिया जी, ये मान के चलते थे ये आदमी गलत नहीं करेगा मेरा, चाहे वो कम्युनली किसी भी जगह पे है। इवन उनके जो घनघोर आलोचक थे, ये नहीं कह सकते थे उनको। ये लास्ट में 2-3 साल पहले जब ये उनकी बोलने या बाकी चीजें आई, उसके अलावा उनकी इस तमाम चीजों पे आप वो डिमीन नहीं हुए थे। और इस इलेक्शन में जब डिमीन किया गया तो वो उनके लिए, आपके भी डाटा में वो उनके प्लस में आ गया।
अचानक एक प्रधान जी हट गया और उसके सामने कौन आ रहा है? अगर आप गांव के प्रधान जी हैं और गांव का जो सबसे बड़ा, जो गांव की भाषा में कोई लौंडा आ गया वो प्रधान बन के और उसके पास हमको जा रहे हैं, तो हम दोनों गुस्सा तुम्हारी बात सुनेंगे हम? सम्राट चौधरी ये हो गए। तो अब तक जो प्रधान दो जगह चारे समाज में जो कूलिंग फैक्टर करता था, वहां एक ऐसा आदमी बन गया, वो कूलिंग क्या कर रहा है, वो और आग जला दे रहा है। इधर भी भरत तिवारी देखिए, ये तमाम केस में देखिए। मैं आ रहा था उसी मुद्दे पे कि कौन सा प्रोमिनेंट। अब वो वही मैं कह रहा हूं, ये सीधे इतना बड़ा जनरेशनल गैप आया और उस आदमी के पास जिसकी क्रेडिट, और उसको प्रशांत किशोर ने इतनी पॉलिटिकली उसको इतना, ये तो क्रिमिनल है, ये तो ये क्या बोलेगा। और अचानक कॉन्ट्रास्ट एक होता है ना कि आप नीतीश कुमार रिप्लेस्ड बाय सम्राट चौधरी, बिहार का आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। और इन दिस बिहारी सबसे अधिक जो बीजेपी का कोर वाटर पिछले कई सालों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा अपना सीएम होगा, वो आदमी सम्राट चौधरी में अपना सीएम नहीं देख रहा है, जो पिछले 8 साल में आरजेडी, जेडीयू, मांझी तमाम पार्टियों से गुजरते हुए 6-7 साल पहले पार्टी में आके सीएम बन गया है। इवन बीजेपी का वोटर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है सम्राट चौधरी को, और ना उनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनको कोई एक्सेप्ट करे, और या उनका कोई विजन या कुछ भी उन्होंने ऐसा एक्सेप्ट, बीजेपी ने उनको अध्यक्ष बना दिया। मान गया आपकी बात। मेरा जो बहुत बड़ा प्रश्न है ना वो ये है कि ये बहुत टफ होता है। मतलब क्या टफ होता है, जब आपको पता है कि अगले 4 साल इनके साथ रहना है। आप समझिए, एक तरफ आप सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जानते हैं कि यही आदमी अगर सत्ता में रह गया, क्योंकि आप मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के सामने भले ही एक छोटी सी विधानसभा से रेफरेंडम पहुंचाने का जो कयास अपना लगाए चलाए, सब ठीक है। अभी भी 200 प्लस सीट है 243 में से, भाई एनडीए के पास बढ़िया से सरकार चला जाएगी, सरकार में कहीं कोई बगावत आने वाली नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल है जो वहां की जनता है ना, उसकी विश्वास बहाली। और ये इसको ना आप पायलट प्रोजेक्ट की तरह समझिए। जैसे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी देश के अंदर जंतर मंतर पर जिस तरह से सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, युवा बाहर निकल कर आया, 10,000, 20,000, 20,000 मान लीजिए, 50,000 मान लीजिए, जो भी एक नंबर है, उस 50,000 ने पूरे 140 करोड़ के सामने एक रेफरेंस दे दिया कि सुनो, हम 50,000 थे ना, हमने केंद्र सरकार, जिसको ये माना जाता था कि इनके फैसले नहीं पलटे जाते, ये जो कह देते हैं दबाव में, तो ये किसी के कहने से काम नहीं करते। और इनका तो आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, किसी के कहने पे ना तो रेल मंत्री हटे ना कोई और मंत्री हटे, कुछ हटता नहीं है। उसके बावजूद वो काम हो गया, तो एक पायलट हो गया। ये पायलट ये हो गया कि प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो गया है। अब इस पायलट को दूसरी तरफ से डिकोड करते हैं कि एक संभ्रांत सोसाइटी, जैसे पूरी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि बिहार का, ये शहर का वो सबसे मतलब पॉश इलाका है। पॉश इलाके में अमीर आदमी का सबसे बड़ा संकट क्या है ना सर, उसको रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत नहीं है, उसका वो रोटी कपड़ा मकान में आंच ना आ जाए, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और आज के लिए वो सबसे पहले जो चीज चाह रहा होता है वो पुलिस सुरक्षा चाह रहा होता है। आज आप सोचिए ना, हजारों की संख्या में लोग जा जाकर दुबई क्यों बस रहे हैं, खूब गोला गिर रहा है फिर भी दुबई जाना लोग नहीं छोड़ रहा है, क्यों? आप वहां मोबाइल रखा छोड़ दीजिए, शाम को आएंगे वहीं पड़ा मिलेगा। उसको सबसे पहले क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए कि भाई मेरा जो संसाधन है ये बचा रहे। जहां एक और आप ये बात बोल दे रहे हैं कि वहां पर प्रशासनिक गुंडागर्दी है, जहां पर पुलिस का आदमी के खिलाफ प्रशांत किशोर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई एसएसपी हमारे साथ ये किया, एसएचओ हमारे साथ ये किया, वहीं दूसरी तरफ जो खुद आदमी कैंडिडेट उतरा है वो पीड़ित है, प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं, फिर भी जनता में इतना साहस आना, क्योंकि वो ट्रिगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। क्योंकि पायलट एक हो गया, एक पायलट दिख गया कि भाई सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, या ये सरकार भी फीडबैक ले सकती है, झुक सकती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं झुक सकती। डन है, एक वो हो गया। दूसरी बात है कि नरेंद्र भाई कह रहे हैं कि हाई स्टेक इलेक्शन है, क्योंकि फ्रॉम अ नेशनल पर्सपेक्टिव इट्स अ हाई स्टेक इलेक्शन, फॉर द वोटर्स ऑफ बिहार इट्स अ लो स्टेक इलेक्शन। अगर आप कोर बीजेपी सपोर्टर हैं और ये सीट भाजपा हार जा रही है, तो क्या फर्क पड़ रहा है भाजपा की सेहत पर? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। मैसेज दे रहा है ये सीट जरूर, लेकिन सेहत पर नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि सरकार ऊपर नीचे नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है कि दोनों ही ऑब्जेक्टिव आपके मीट हो रहे हैं। आप स्टॉन्च सपोर्टर हैं भाजपा के, आपकी सरकार बन चुकी है, आप इस सीट से किसी और को जिता रहे हैं, तो आपने एक वार्निंग सिग्नल मैसेज भी दे दिया पार्टी को कि वोटर्स कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। आप चाहे जो भी करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने ये भी मैसेज दे दिया कि वोटर्स कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, अपनी प्रोटेस्ट भी एक तरह से जाहिर कर दी, और लार्जर ऑब्जेक्टिव कि भाई मेरी सरकार है या मेरी आइडियोलॉजी
को समर्थन करने वाली या मैं जिस विचारधारा से हूं उसकी सरकार बनी रहे, ये तीनों ऑब्जेक्टिव इससे फुलफिल हो जा रहे हैं। तो वोटर की ये शायद एक्सपेक्टेशन है कि बीजेपी इसको एक फीडबैक की तरह लेगी, और जिस तरह से उसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में एक्शन लिया है, अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ नाराजगी है या सम्राट चौधरी इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज वो बीजेपी में थे ही नहीं पहले, वो बीजेपी में आए हैं दूसरी पार्टी से, तो उसके ऊपर या जो इश्यूज हैं, चाहे वो भरत तिवारी एनकाउंटर हो, चाहे यूजीसी नॉर्म्स हो, चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो, चाहे वो सिविक इश्यूज भी हैं, उन्होंने सिविक इश्यूज उठा दिए कि भाई 35 साल से अगर एक ही पार्टी का एमएलए है, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर भी हालत खराब है इस जगह की, करें आप करेक्टिव एक्शन ले। आप जो कह रहे हैं कि ये क्यों ये अचानक डर, मतलब वहाँ के स्थानीय वोटर की डायलेमा की बात की, अभी आप लगातार वहाँ पे देख लीजिए, जो बिहार में क्राइम बहुत बढ़ गया है। अभी 2 दिन पहले अभी बिहार में संजोग से नहीं आ रही है, एक अफसर का मर्डर हो गया है, और अफसर की बीवी अभी बार बार कह रही है कि विधायक हमको डेली फ़ोन कर रहा था कि रंगदारी दो नहीं तो मार देंगे। एक सीनियर, पिछले 1 महीने में 2 अफसर का मर्डर हो गया है, ठीक है। तब तो ये सवाल और यथार्थ हो जाता है जो हम नहीं पूछ नहीं रहे नहीं हैं, नहीं ये वो ज्यादा नहीं जनरल वही सवाल है। नहीं वो अभी जवाब ये हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कई सारी, भरत तिवारी वाला हुआ, पुलिस की बर्बरता की बात सामने आई, और भी तरह हो रहा है। और बीजेपी ने वहाँ पे, या और ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद के जो राज में जो 90s की जो गुंडागर्दी की बात करती है, वो दैट वाज रियल, ये इवन आरजेडी एक्सेप्ट करती है, ठीक है, वो दैट वाज रियल। एंड ये भी रियल है कि जो बीजेपी वहाँ वोटर है, आप इधर आप हम लोग क्या होता है एनालिस्ट की ओर से कई लोग कर देते हैं ये करके, लेकिन वहाँ वोटर देख रहा है कि जिस जंगल राज की बात करते थे, तो जंगल राज में तो ऐसा तो नहीं थी कि लालू प्रसाद खुद से बंदूक ले जाकर मारते थे। सर समझे नहीं, मैं वही आपके पास आ रहा हूँ। तो वो देख रहे हैं आज की तारीख में, जो उसमें से कई सारे जो प्लेयर थे जंगल राज के, जिसके बारे में हम लोग बोलते थे, आज वो सत्ता में फिर आ गए। आपको मैं कह रहा हूँ कि अभी भी सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं था ना सर, मुद्दा ये है कि अगर वो उसका होता तब हम इसीलिए मैसेज दे रहे हैं ना भाई, वोटर मैसेज दे रहे हैं। लेकिन क्या मैसेज देना चाह रहा था? वही तो कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी के खिलाफ मैंडेट जा रहा था ना, इसका मतलब ये नितिन नवीन इतने बड़े प्लेयर नहीं है कि नितिन नवीन को नितिन नवीन को मैं आ रहा हूँ, ये आप जो लाइन बोल रहे हैं ना, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर का जब भी आप कैंपेन देंगे, इवन जीतने के बाद जब वो एक लाइन बोले, वो लाइन एकदम स्पष्ट थी कि ये आप लोगों ने प्रधानमंत्री को बता दिया है कि ये आदमी पसंद नहीं है, सरकार चला लो। और सुनिए एक बात सुनिए, और उसमें एक आपको बड़ा अमिताभ जी, आपके लिए मैं एक फूड ऑफ थॉट दे रहा हूँ, डाटा पे काम कीजिए। बिहार में नया सोशल समीकरण बन रहा है। अभी आपको पता है, भरत तिवारी के बाद हम लोग माई समीकरण की बात करते हैं, अचानक बीबीएम की बात हो गई है, भूमियार ब्राह्मण मुस्लिम, और उसमें यादव भी आ रहा है। इस भरत तिवारी में भूमियार के साथ सबसे करीब कौन थे? यादव। अगर आप वहां जाके देखिए, सडनली अ न्यू एक्सपेरिमेंट, भूमियार और यादव साथ आ रहे हैं। उनका कहना है कि पावर तो तुम्हारे पास भी नहीं है, पावर हमारे पास भी नहीं है, तुमको बोलते हैं कि मारपीट करते हो, हमको बोलते हैं मारपीट करते हो, मारपीट पावर किसी और के पास है, सो कम टुगेदर। एंड आप जानते हैं इस चीज को, आप भी इसमें करनी कि हमेशा सोसाइटी में पोलराइजेशन डोमिनेटिंग कास्ट के अगेंस्ट होता है। डोमिनेटिंग कास्ट जिसके हाथ में पावर होता है या जो रूल होता है, क्योंकि अब यादव भी वहां 25-30 साल से नहीं है। द न्यू डोमिनेटिंग कास्ट इन बिहार इज नाउ ओबीसीज। अब सडनली धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं कि स्थायी रूप से या 90 से पहले माई नहीं था ना, ये माई समीकरण तो एक परिस्थिति जन्य, एक जो वहां पे पावर सेंटर बना तब माई बना ना, वो खत्म हो गया। अब अचानक लग रहा है कि अब अचानक भूमियार देख रहा है या दूसरा कास्ट देख रहा है कि अब तो पावर में एक दूसरा है, हम यहाँ पे कहाँ हैं। यादव भी देख रहा है हम किसी और से लड़ रहे हैं, पावर तो और है। देखिए, जिसको आप पावर कह रहे हैं ना, मैं इस पे फिर आता हूँ आपके सामने, और वो ये है कि आप राजस्थान को उठा के देखिए, आप किसी उस राज्य को उठा के देखिए जब बीजेपी शासन चला रही है या बीजेपी समर्थित एनडीए शासन चल रहा है, वहां पर हो क्या रहा है, ये लोग चेहरा वो बना रहे हैं शासन में जिसका कि वोट बैंक कम है, जिसकी सर्वसम्मति चली आ रही है। उदाहरण के लिए, राजस्थान में कांग्रेस ने गहलोत साहब को लंबे समय तक बिठाया, जबकि माली वोटिंग हमारे राजस्थान में शायद सबसे कम वोटों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर अगर आप प्रेशर ग्रुप्स की बात करते हैं, तो राजस्थान का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं वहां से बिलोंग कर रहा हूं। आप जाट्स कम्युनिटी को वहां पर उठाइए, गुजर उठाइए, मीणा उठाइए, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये जो बार बार चाहते हैं कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री बने।
निकाल करके इस बार बीजेपी लेकर आई ब्राह्मण को, जबकि सही मायने में ब्राह्मण इनको बिठाना था, ये ढूंढ रहे थे कहां बिठाएं, तो बोले चलो राजस्थान सबसे सही बैठ रहा है। डिमांड हो रही थी एमपी में, वहां बिठा दिए यादव को ले जा करके कि भैया चलो यहां पर मोहन यादव बैठेंगे। तो ये जिस तरह का काम कर रहे हैं, अब उठाकर चलिए आप इधर हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भी बीजेपी ने सब तरह की समीकरणों में निकाल कर क्या दिया कि लो इस आदमी से विरोध नहीं करोगे आप, चाहे पहले खट्टर को उठा लो चाहे अभी सैनी जी को उठा लो। कहने का मतलब है कि अगर आप सत्ता का मतलब सीएम फेस मान रहे हैं तो आपके बीबीएम पर हम अभी इसलिए तार्किकता से साथ नहीं आएंगे। सत्ता की सीएम की बात नहीं है। हाँ, डोमिनेटिंग कास्ट बिहार में अभी, जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप आए तो अगर ये बिहार में चल रहा था कि कुर्मी सबसे पावरफुल हैं, सारे ब्यूरोक्रेट, सारे अच्छी पोस्टिंग वगैरह वहाँ देखेंगे तो यही चर्चा होती थी। तो कुर्मी कोयरी, दे आर द नो डोमिनेटिंग कास्ट, नॉट इन द पावर, इन द सोसाइटी, इन द इन्फ्लुएंस, वो सब कुछ है वहाँ पे। बिहार में अगर देखें तो वो उनका प्रेशर ग्रुप, अब सब आपको प्रेशर ग्रुप ब्यूरोक्रेसी में भी देखिएगा, अगर कुर्मी कोयरी हैं तो आप सरकार से करीबी हैं, तो इस तरह की जैसे धारणा होती है ना कि वो धारणा बनी है, उनका नंबर बहुत कम भी नहीं है। अगर कुर्मी कोयरी अगर बिहार में करें तो दे आर इन गुड नंबर, इतना भी कम नंबर नहीं है वहाँ पे, बिहार की बात मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर जैसे सडनली यूपी में आ जाए तो यूपी में भी कुर्मी की संख्या कम नहीं है। कितनी होगी मुझे लगा ठीक ठाक 7-8% कुर्मी होंगी, कुर्मी कोयरी 7-8%। तो ईस्टर्न वाले या तो एंड उसको लोगों और आप जो कह रहे हैं कि उसको ये इवन मैं कुर्मी कोयरी से वाइडर, इट्स ओबीसी, जो आपने शुरू में कहा ओबीसी, जैसे बिहार आपने खुद कहा ना शुरू में कि ओबीसी बीजेपी का सबसे कोर है, तो पीपल टेकिंग इट्स अ नन यादव ओबीसी एज अ वन ग्रुप जो काफी डोमिनेटिंग है। तो वहां पे एक न्यू ग्रुप आ गया है जो अभी सत्ता में सेफ है, उसकी से है और उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज है। ऐसा लग रहा है इनको अपर कास्ट में भी, चूंकि 2 दिन घटना भरत तिवारी ये कई सारी हुई, आपने देखा होगा भरत तिवारी का हुआ तो जीतन मांझी किस तरह से एग्रेसिव हो रहे थे। ये कहीं ना कहीं उनको सरकार को बहुत ही उनको मन्नत करनी पड़ी कि आप इसे आगे नहीं बढ़ाइए, और बड़ा कूल उनको करना पड़ा। वो एग्रेसिव हो कि तुम कैसे कह सकते हो, एंड वो नहीं झुक रहे थे। 1 बार 2 बार वहाँ कई सारे नीतीश कुमार या बीजेपी के मंत्री जो ओबीसी मंत्री थे वो सामने आके खुलेआम विरोध कर रहे थे कि ये भरत तिवारी मामला में पुलिस ने सही लिया है। तो सरकार को कितनी परेशानी हुई उसको बैलेंस करने में, आपने देखा होगा। वो मैं मान गया सर, मेरा जो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट है ना वो बार बार एक ही है कि अमीर आदमी जो है ना वो डरपोक होता है, और उसका डर जो है ना, उसने अपने इस बार उसने दिखाया है कि भाई उसने ये ऐसा है कि भाई हमारी बात भी सुनो, हमारी बात भी सुनो, और वो इस तरह से सुनाया। और मुझे जो समझ में आ रहा है, मतलब मैं इस बात को डिकोड करने का प्रयास क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रशांत किशोर ने वो कौन सी कन्विंसिंग विधा खिलाई या कौन सी दवा खिलाई, उस आदमी का डर भगा दिया। आप समझें कि भैया तुम इसी सत्ता में सुरक्षित भी रहोगे, हम तुम्हारी गारंटी ले रहे हैं। या तो कुछ इस तरह की बात हुई। देखिए, एक विधायक के पास में जब सत्ता में नहीं है, उसके पास कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल एक्ट नहीं होता है कि भाई जाएगा और कुछ कर देगा, वो खुद अपना काम करा ले, वो बहुत हो जाता है। ऐसे में ऐसे विधायक नहीं हो पाएगा। आप माहौल बना सकते हैं कि ठीक है साहब, हमारे यहाँ ये अपराध हो गया, जैसे जबकि सुनवाई होती है ऐसे आपकी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आप उस व्यक्ति के अंदर ये विश्वास पैदा कर दिए कि सुनिए साहब, लाला साहब, जो भी वहां के लोग जो उतने में हैं, आप चिंता मत करिए कि आपके व्यापार को कुछ हम होने नहीं देंगे। तो उनको ये समझाना पूरे टाइम कि देखिए आप सरकार के खिलाफ नहीं हैं, आप तो सम्राट चौधरी के खिलाफ हैं। तो पहले उन्हें बीजेपी के साथ रखते हुए सम्राट चौधरी के खिलाफ करना, सर ये मतलब फेज्ड मैनर में हुआ, फेज्ड मैनर में उसने नैरेटिव जरूर पहले चलाया, मतलब ये चला है कि आप बीजेपी के ही हैं, आप बीजेपी के रहते हुए सम्राट चौधरी के खिलाफ हैं, और आप बस पीएम को ये बताइए कि आप सम्राट चौधरी के खिलाफ हैं। वही उन्होंने कहा, मतलब ये मैसेजिंग सम्राट चौधरी संभव नहीं था। सम्राट, ये बीजेपी वोटरों में ये तब देखिए, कोई भी चीज आप सिर्फ कह के नहीं कर सकते हैं, कहने के पीछे आधार हो और पब्लिक कनेक्ट करें। अगर आप मुझे कहें कि ये गलत आदमी है और ये मैं नहीं मान रहा हूं, मैं इनसे बहुत खुश हूं, तो आप ये कहने का कोई मतलब नहीं होता है। फैक्ट बात, कहीं ना कहीं मेरे अंदर में थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी नाराजगी अगर इनके प्रति होगी, तब आप उसे भड़काएंगे, तब वो भड़केगा। तो जैसे मैंने कहा कि सम्राट चौधरी जिस दिन से सीएम बने, उन्हें बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं गारंटी कह रहा हूं कि बीजेपी का जो सबसे कोर वोटर है वो अभी तक दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि नंबर यही बात को समझाने में नंबर 1 दूसरी जो कुछ चीजें जो पॉलिटिकली जो बीच में घटनाएं घटी वो और भी हो गई, जैसे अभी हम लोग उसका जिक्र करना भूल गए। इवन बीजेपी जैसी पार्टी कैसे पॉलिटिकल ब्लंडर, जैसे उसने जो कैंडिडेट बदल दिया, वो भी अपने आप में लगा कि ये बीजेपी, आपने एक ऑलरेडी एक लेवल प्लेइंग फील्ड में आपने पहली कमजोरी दिखा दी, लोगों को लग गया कि आप ऐसे दिख रहे हैं। फिर ऐसा आपने सही में आपको
आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि आपको एक ढंग का कैंडिडेट नहीं मिला। चलिए आप समझ गए। कैंडिडेट में ये आप मैसेज उसको दिलवा रहे थे कि आपको घर में रहना है, आपको मीडिया से बात नहीं करनी है। तो आपको खुद ही अगर आपने पहला टेक अवे, क्योंकि इसको कंक्लूड करते हैं, इस पर जितनी भी देर बात हो सकती है, पहला जो मेजर टेक अवे निकल कर आता है, आप दोनों बताइएगा कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ये जनता को, उनके वोटर्स को समझाने में कामयाब हो गए कि देखिए आप सत्ता के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इस तरह से चुनाव निकाल ले जाना ये बड़ा ही राजनीतिक और रणनीतिक तरीके का विश्लेषण है कि आपको ये बताते हुए कि आप सीएम के नाम पर प्रधानमंत्री को संदेश दे रहे हैं कि हमें यह आदमी पसंद नहीं है साहब, हमें यह आदमी पसंद नहीं है, हमें आपसे भी गुरेज नहीं है। बिल्कुल वो कहता है कि बिल्कुल सही। हमारे राजस्थान में एक बहुत वो चला था, तुम्हारी खैर नहीं मोदी तो उससे वैर हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। है ना, वहीं से रानी शुरुआत तेरी हुआ था। रानी हाँ, तेरी हाँ, खैर वसुंधरा नहीं, की। हाँ, रानी तेरी खैर नहीं मोदी तो उससे बैर नहीं, ये पहले है ना? वहीं से चला था। हाँ, तो मतलब आप पार्टी के साथ रहते हुए भी पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, ये वाला तरीका प्रशांत किशोर ने यहाँ अपनाया, मेरे को ऐसा लगता है। आप इस पे बताइए। परफेक्ट यही था। Done है। सम्राट तेरी खैर नहीं। हाँ, सम्राट तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। और जेडीयू की पोजीशनिंग ले रहे हैं ना वो, हाँ, क्योंकि जेडीयू में भी सक्सेसर के रूप में हाँ, थे एक समय पे। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट हुआ, इस पॉइंट को हम यहीं डिकोड करके निकालते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरा पॉइंट है जो आज के आर्ग्यूमेंट का है, वो ये कि क्या ये राजनीति आने वाले समय में, अभी हाल ही के दो बड़े राजनीतिक मूवमेंट, पहला हमने सीजेपी के बारे में उस दिन आखिरी बार चर्चा की थी, और अब एक नया ये जो पैटर्न निकल कर आ रहा है, इस पैटर्न को हालांकि बहुत जल्दी होगा ये कह पाना कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जहां पश्चिम बंगाल जीती हुई मुख्य बीजेपी बैठी है, आप तुरंत ये कह दें कि नहीं साहब अब बीजेपी की वापसी हो रही है, लेकिन क्या कहीं भी लोगों में ये कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू होगा कि नहीं, सत्ता को चुनौती दी जा सकती है? सत्ता को चुनौती अभी तक तो ऐसा हो गया था, जैसे आपने भी कहा ना, कि उठा के चुनाव रिजल्ट मार देते कि ये पकड़ो तुम्हारे पास रिजल्ट। नहीं, सत्ता को चुनौती तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टीज दे रही हैं, क्योंकि सबकी डायनामिक्स अलग अलग है। एक तरह से बंगाल में बीजेपी ने सत्ता को चुनौती दी। नहीं, सीधी बात बोल दो, केंद्र की सत्ता को चुनौती दी जा हाँ, सकती है। केंद्र की सत्ता को चुनौती दी जा सकती है या नहीं? बिल्कुल दी जा सकती है, क्योंकि भाई फटीक फैक्टर है ही। भाई अगर जहां पर, भाई आज की डेट में जहां पर हम लोग अपना फोन, हम लोग जो यूज कर रहे हैं चीजें, हम लोग जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, काफी जो मैं कहूँगा कि एक जो लॉयल्टी किसी ब्रांड के साथ है, उसकी जो लेंथ ऑफ लॉयल्टी है वो काफ़ी अब कम होते जा रही है। वी एज इंडिविजुअल्स आर एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स ऑलवेज, ठीक है। एक तो वो बात आ गई है, और ये सोशल मीडिया के एज में और जेनजी और युवाओं के एज में। दूसरा है कि एस्टैब्लिश्ड फोर्सेस या चीज़ों को हमेशा युवा जो है खास करके वो एक चुनौती देता है, या एक नया प्लेयर जो है वो चुनौती देता है। और इस चुनाव में ये साबित हो रहा है कि वो सक्सीड भी हो सकता है अगर वो अपने दांव जो है वो सही से खेले, या अपने पत्ते जो है वो सही से खेले। तो मैसेज है जरूर, जैसा हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि डोंट टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड, लीडर्स हु लिसन, पीपल विल हैव टू लिसन नाउ, है ना। ये हमारा एक एस्टैब्लिश्ड वोट बैंक है, ये हमें ही वोट करेगा, या फियर मॉन्गरिंग की पॉलिटिक्स, ठीक है। क्योंकि बाईपोल में ये भी क्या था कि भाई बाईपोल में आप नहीं, बीजेपी नहीं बोल सकती थी कि आरजेडी नहीं, आरजेडी वापस आ जाएगी, सत्ता में तो आप ही है ना, तो आरजेडी तो नहीं वापस आ रही, करेक्ट। तो ये भी जो एक नैरेटिव आपका चुनाव में चला था कि भाई छोड़ो वो सब, हमसे नाराजगी है, ये सब ठीक है, भाई ज्यादा करोगे ना तो भाई आरजेडी वापस आ जाएगी भाई साहब, अब समझ लो आप क्या करना है। तो जो फियर फैक्टर जो आप कह रहे हैं वो चुनाव में काम कर गया। अब यहाँ आरजेडी तो नहीं वापस आ रही थी ना, ठीक है, और मैसेज भी देना था बिकॉज यू आर टेकिंग पीपल फॉर ग्रांटेड। ठीक है, क्या आने वाले टाइम में प्रशांत किशोर, मतलब जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं, बीजेपी को डेंट की चर्चा हमने डिटेल में कर ली, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको फिलहाल प्रशांत किशोर के उठने से चिंतित होना चाहिए? आरजेडी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे मेरी नजर में जेडीयू ज्यादा लगती है। नहीं, जेडीयू फिर वह उसमें जेडीयू ऑलरेडी विदाउट प्रशांत किशोर ही उस मोड में है। जेडीयू कहाँ है अभी? नहीं, इसके इस जेडीयू में लीडरशिप कहाँ है? खाया जाएगा ना जेडीयू में लीडरशिप नहीं, अगर प्रशांत किशोर नहीं भी है होंगे तो उनका जेडीयू का स्पेस कौन बचाएगा? नहीं तो उसकी पार्टी के कुछ वोटर्स होंगे। नहीं तो पार्टी का अभी वो ठिकाना खोज रहा है ना, वो तो नेचुरल, वो जेडीयू का जो स्लाइड होगा वो नेचुरल कोर्स में होगा, इरेस्पेक्टिव प्रशांत किशोर होते या नहीं होते।
तीसरे नंबर पे होंगे। मैं जो कह रहा हूँ आरजेडी वाला, जो जैसे मैं थोड़ा सा, इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के बारे में मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा कि तेजस्वी यादव इमर्ज कर चुके थे। मैं उन्हें बड़ा मिस्टीरियसली 2020 में वो अकेले, और मैं उस चुनाव पर मैं वहां पे था, और उन्होंने पूरी चुनाव कैंपेन में, कहीं लालू यादव 2 साल से जेल में थे, बिना लालू यादव के पोस्टर के सामने नीतीश कुमार पीक पे थे, मतलब अब ठीक थे, नीतीश कुमार मोदी के सामने अकेले ऑलमोस्ट चुनाव जीत गए थे वो, अब जो भी कहिए ऑलमोस्ट। और वो कैंपेन उनका एक दिन में 20 रैली कर रहे थे, एंड बिहार में पहली बार जो माई के बाद वो वोट लेने में सफल हो गए थे। 7-8 सीटों पे, वो भी जिस तरह से बहुत ही क्लोज सीट पे हारे थे, वो क्लॉक कर चुके थे। 2020 में उन्हें युवाओं ने, सब ने वोट कर दिया था, और वहां से उसके बाद भी 6 महीने साल भर तक अगर नहीं भी जीते तो तमाम लोग कह रहे थे कि ठीक है मोदी नहीं, अगली बार तो तेजस्वी को बना के छोड़ेंगे। वहां से तेजस्वी यादव ने खुद को जो खत्म किया है, बाकी की मैं पब्लिक नहीं कह रहा हूं, अगर वो सबसे युवा थे, वो लगातार संघर्ष कर सकते थे, उन्होंने क्यों ऐसा किया और कैसे किया। और जो आपका परिवार का भी विवाद कह रहे हैं, वो परिवार का सब विवाद तो अब शुरू हुआ ना, कि जब खुद अपनी स्थिति कमजोर कर दी। जैसे अखिलेश यादव से अगर परिवार में कोई विवाद करे तो उससे क्या होगा, वो कद बड़ा कर लीजिए। 2020 में इतना बड़ा कद हो गया था कि वहां पे कोई विवाद की जगह नहीं थी, अगर वहां पे कंटिन्यू कर जाते। तो एक होता है कि पीक होने के बाद उसको सस्टेन करना, और जो उम्र थी इनके पास, सब कुछ था, ये जो माई के अलावा कुछ कभी वोट इवन लालू यादव को नहीं मिला, वो भी क्रैक कर चुके थे। सत्ता नहीं आई, अपनी बात अलग बात है, फिर बाद में बनाया। ये किस तरह से फिर जो आप उनका सेल में चले गए, 2024-25 का जो चुनाव में वो किस तरह से 20 दिन तक घर से नहीं निकले। रिजल्ट की छोड़ दीजिए, उनका अपना भी जो एक पर्सनल इलेक्ट्रल या पॉलिटिक्स रहा, वो बड़ा मिस्टीरियसली वो कैसे सेल में चले गए। मुझे अभी भी समझ में नहीं आता है कि मायावती को मैं शुरू से एक देश का पक्का एक उनको पीएम के रूप में मैं देखता था, वो क्यों अचानक सेल में चली गई। ये आगे आने वाले कई सालों में ये पॉलिटिकल डिकोड होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव खुद से गया। अगर जनता ठीक है अपनी जगह पे, जनता अगर आप वोट ही नहीं लेना, मैं चुनाव में खड़ा हूं, मैं आपसे वोट ही नहीं मांगने आऊंगा, तब क्यों वोट देंगे। मैं लड़ता हुआ दिखूंगा, 2020 में दिखा, जनता ने दिया था वोट। 25 में आप लड़ता हुआ नहीं दिखे, जनता ने नहीं दिया। आपसे बारिश हो गई, 3 दिन आप घर में रह गए, और जिसको आप बीमार कहकर आप कैंपेन बना रहे थे, वो 3 दिन में 100,000 किलोमीटर घूम गया। तो आपका वो बाय नहीं करेगा, तो इसका मतलब पॉलिटिकली आप खुद ही से अपने आप को बैक ट्रैक कर ले रहे थे। उसके पीछे तमाम कारण, आपका कैलकुलेशन जो हो सकता है, लेकिन जो एज अ बिहारी हम देख रहे थे, उसके लिए जिम्मेदार आप खुद थे। जनता बाद में थी, पहले आप खुद ही जनता के सामने अपने आप को पीछे कर रहे थे, क्योंकि उसी जनता ने आपको 20 में ऑलमोस्ट जिता दिया था। मान गया, ठीक है। तो अब जहां पे, और अभी भी वो मेहनत करते नहीं दिख रहे हैं। एक बार में, जैसे ये भी आप भी एग्री करेंगे, पॉलिटिक्स में ऑबिचुअरी लिखना सर टू अर्ली टू, किसी का नहीं लिखना चाहिए, कोई कहीं से भी वापसी कर सकता है। इसके बावजूद अभी आज की तारीख में हम लोग इसको डिबेट कर रहे हैं, तो चूंकि अभी भी तेजस्वी यादव अगर रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, और उनके पास भले जीते नहीं चुनाव, लेकिन उनके पास इतना बड़ा बेस है, माई संजोग से एक वॉल्यूम के हिसाब से, वो भले माई दिखता है 2 ही वोट है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम बहुत बड़ा है ना। वही उन्हीं का एक वॉल्यूम इतना बड़ा है जिसमें दरार पड़ने की सबसे बड़ी संभावना है। क्योंकि मुस्लिमों ने अब देख लिया कि 2004 से लेकर 2025 तक हम लगातार हैं, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है, सत्ता नहीं है। तो अगर नया समीकरण, कई बार होता है ना कि जब आप एक ही क्रिकेट में एक ही सच भी है ना, बिहार के अंदर 35 साल से किसी भी एक दल की शासन बना नहीं है, सत्ता बनी नहीं है। तो पीके अगर कल को किंग मेकर बनते भी हैं, तो वो महागठबंधन वाले फेज में बनेंगे या फिर एनडीए वाले में। अभी बहुत कुछ है जिसकी चर्चाएं होना बाकी है। एनडीए में मुझे अभी लग रहा है, मैं इस बारे में पॉलिटिकली तो मैं आपको कह सकता हूं कि अभी की तारीख में आप बिहार में नया ऑपोजिशन फ्रंट देखेंगे, माइनस आरजेडी, कांग्रेस या पीके एंड तमाम जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, या मान के चलिए ये एक नया एक्सपेरिमेंट तो होने वाला है। माइनस आरजेडी, जिसकी में पीके स्ट्रेटजी से लेकर तमाम तरह का वो करेंगे, वो बिहार में खुद को कर चुके हैं। वो मैं होता हुआ मैटर ऑफ डेज में कह रहा हूं कि ये आपको नया एक्सिस दिखेगा। क्योंकि जेडीयू क्या है, पहले तो भारत में जो रीजनल पार्टीज हैं सबका आइडियोलॉजिकल बेस कम है, और लार्जली दे आर फैमिली कंट्रोल्ड पार्टीज। आप कोई भी दल उठा के देख लीजिए। अब
रीजनल पार्टीज में अगर फैमिली कंट्रोल नहीं है टॉप में, तो उसका डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हो सकता है, होता है। जैसे आज अगर बसपा है तो बसपा में मायावती के बाद कौन आनंद है नहीं है, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, क्वेश्चन मार्क। AIADMK में जयललिता के बाद EPS रहे, लेकिन EPS जूझते रहे और अब पार्टी का फ्यूचर क्वेश्चन मार्क। BJD में नवीन पटनायक, उनका क्वेश्चन मार्क पार्टी का। तो JDU भी उस फेज में आ चुकी है, क्योंकि निशांत कुमार जो है वो उत्तराधिकारी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, ना ही पार्टी उनको मानेगी। अब बात है कि भाई अब यहाँ से क्या होता है पार्टी का। तो अभी जो पार्टी है वो तो लार्जली जो ऊपर जो टॉप लीडर्स हैं, दे आर फ्रॉम अपर कास्ट। JDU में संजय झा, जिनके पास कंट्रोल है लार्जली पार्टी का, लल्लन सिंह हो, संजय झा हो, चौधरी हो, तो कंट्रोल ये है। जबकि बेस क्या है उसका बेस है कुर्मी कोयरी प्लस लोअर ओबीसीज, MBCs एंड महादलित, क्योंकि महादलित कैटेगरी उन्होंने बनाई थी, नीतीश कुमार नहीं बनाई। अब है कि बीजेपी या जो ये कोलिशन है, ये कोलिशन क्या था? ये कोलिशन था कि भाई नॉन यादव ओबीसीज, अब उसको आप जो भी कह लीजिए, उनके डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस से जो थोड़े डरे हुए थे या अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे थे, लेफ्ट आउट महसूस कर रहे थे जब RJD पावर में आई, और बीजेपी का जो कोर वोट ब्लॉक दैट इज लार्जली अपर कास्ट एंड वैश्य कम्युनिटी, इन दोनों का मिलन एक तरह से हुआ। तो अब है कि भाई JDU का क्या होगा? अब JDU तो है तो बीजेपी का, मतलब सॉरी NDA का हिस्सा है। तो अब बीजेपी के पास क्या ऑप्शन है इस JDU के वोट ब्लॉक को अपने पास लाने के लिए? क्योंकि वोट ब्लॉक अलग है, जैसा आप कह रहे हैं। सम्राट चौधरी को क्यों बनाया गया? क्योंकि बीजेपी में के स्ट्रैटेजिस्ट को लगा कि भाई ये जो लव कुश कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू रखेंगे, तब जाकर के ये लोअर ओबीसी का वोट हमें वोट करेगा। ठीक है, क्योंकि और एक मतलब एक ऑलरेडी प्रेसिडेंट है पिछले, क्योंकि कुर्मी समाज में 4% है ना, एंड इट इज नॉट MBC OBC, एक्चुअली दे आर द मोस्ट, आप कह सकते हैं लैंडलॉर्ड्स या मतलब एग्रेरियन क्लास, रिच क्लास है, तो उसको छेड़ना नहीं है। अब बीजेपी का ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि भाई ये वोट भी हमें ट्रांसफर हो जाए ओवर द ईयर्स, क्योंकि हमने भी जो नीतीश कुमार ने लीडर बिठाया था जिस समाज का, हमने भी उसी समाज का लीडर बिठाया। एक ऑप्शन है कि भाई ये JDU मर्ज हो जाए बीजेपी में, ठीक है, या जैसे शिवसेना मर्ज हो जाए या NCP मर्ज हो जाए, जो बातें चलती। अब मर्जर के केस में क्या होता है कि मर्जर के केस में कोई गारंटी नहीं है वोट शिफ्ट होगा, जैसे नरेंद्र भाई कह रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि ये अलग आइडेंटिटी, अलग ये वाली बिल्कुल सही बात है। तो एक है ऑप्शन की मर्जर, दूसरा है कि भाई, और वो छिटक करके हो सकता है कि RJD, जिसको 1990 में वोट किया था जब लालू यादव आए थे, तो सिर्फ यादव मुस्लिम नहीं, एक्चुअली वो लोअर अति पिछड़ों के भी लीडर माने जाते थे, या फिर ये जो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है प्रशांत किशोर के पास कहीं छिटक ना जाए। तो ये अब मतलब डिलेमा है, दुविधा है, कैसे ये प्ले आउट करता है बिहार में। इसीलिए मैंने शुरुआत जब इस आज के सेशन की थी तब यहीं से पॉइंट उठाया था कि बीजेपी का नुकसान है, ये तो चलो सब बोल रहे हैं, लेकिन सही मायने में ये जगह किसकी खाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फ्यूचर क्वेश्चन मार्क है ना JDU का। देखिए इसमें आपको क्योंकि बीजेपी ने क्या है ना कि अब बीजेपी हो या राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस हो, इन्होंने, हालांकि कांग्रेस फिर भी वो परिवार के आसपास रही है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं खुद को परिवार से अलग आइडियोलॉजिकल रूल बेस पे चले। एक मैं आपको इसमें आपको कहानी से आपको रेफर करता हूँ कि बिहार को मैं किस तरीके से प्रशांत किशोर को देख रहा हूँ। जैसे आपने शुरू में कहा कि नीतीश कुमार कास्ट न्यूट्रल ही थे, मतलब उनका कोई ऐसा कास्ट का डोमिनेंस नहीं था, फिर भी वो इतनी देर तक राज कर गए, और वो भी तब जब कंप्लीटली 90s के बाद कास्ट, लालू यादव जैसे उन्होंने कहा कि वो पिछड़ों के नेता थे, बाद में यादव यादव के नेता बने, वो अपनी गलतियों से या जो भी उसमें रियलाइज नहीं हुआ। एंड लालू प्रसाद अपने ही जमाने के सबसे बड़े पिछड़े नेता में से थे, मतलब जब पीक पे थे, उनकी आइडेंटिटी पिछड़ों को आइडेंटिटी में की हुई। तो नीतीश कुमार जब आपका जब कास्ट न्यूट्रल थे और उनको लगा कि हम तो कास्ट मेरी नहीं है, तो नीतीश कुमार ने जो 2004 में जो यात्रा की थी, तो उसमें की थी उनका जो पहली पॉलिटिकल जो सफल यात्रा थी, उसको नाम दिया था बिहार स्वाभिमान यात्रा। उन्होंने बिहारी आइडेंटिटी को एक अपनी कास्ट बनाई। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उस, और मेरी पहली पॉलिटिकल रिपोर्टिंग उसी यात्रा को मैंने कवर किया था, वो चंपारण से शुरू हुआ था। तो चंपारण से नीतीश कुमार निकले,
मुजफ्फरपुर होते हुए आते थे, चंपारण से बीच में मुजफ्फरपुर से कुछ पहले कांटी एक इलाका है, वहाँ एक गांव में हम आ रहे थे। तो वहाँ किसी ने कहा कि एक गांव है, वहाँ पे मारपीट हुई थी रात में कास्टों की, अपर कास्ट वर्सेस दलितों में। तो हम दलित, और वहाँ वाले कुछ लड़के लोग अरेस्ट हुए थे, तो हम दलित के गाँव गए। तो वहाँ पे शाम का 4-5 बजे का वक्त था, हाईवे से ठीक नीचे उतर के ही थे। तो वहाँ एक टीचर मिले, रिटायर्ड टीचर। तो उनसे पूछे क्या हुआ था, कैसे, चूँकि वो तभी चुनाव, बिहार स्वाभिमान यात्रा रन अप चुनाव के साथ था। तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं था, रात में 12 बजे दोनों लड़के लोग थे, बगल में भूमियारों का गाँव था, कुछ हो गया, ऐसी ही बात पे मारपीट हो गई कुछ, फिर सब ठीक हो गया। हमने कि फिर भी क्या हुआ? तो बोले नहीं हुआ, फिर 12 बजे रात में आए थे, पुलिस आए थे। तो हम पूछे फिर चुनाव में क्या होगा? तो बोले कि देखिए क्या हुआ कि 12 बजे रात में डीएसपी साहब 2 जीप के साथ आए थे और ठकठकाए सब घर पे। हम लोग निकले तो हम लोगों से 1 घंटा बात किए, सारी बात सुने। हमारा भी लड़का गलती किया था, 2 लड़का को ले गया था ना, छोड़ दिया। भूमियार लोग भी आया था, उसको भी पकड़ा, छोड़ दिया। हम लोग भी बोले छोड़ दीजिए, लड़का लोग हैं। अगर ये लालू जी से पहले का समय होता ना, तो 12 बजे रात में ठकठका थे और निकाल के मारना शुरू कर देते और लगातार मारते रहते, मुंह से खून निकाल के छोड़ देते। लालू जी इतना कर दिए कि अब आता है तो ठकठकाता है और प्यार मोहब्बत से बात करता है। तो बोले तो ठीक है, इसी बात में चुनाव में क्या होगा? बोले नीतीश जी को वोट देंगे। बोले अभी आप ये कह रहे हैं कि लालू जी हो गया। बोले लालू जी अब इतना तय कर दिए कि अब कोई डीएसपी आके लाठी नहीं चलाएगा, वो हम लोग आप कर देंगे। अब इसी लड़का लोग जो मारपीट किया है ना, उसको हम नौकरी चाहिए, अब उसके लिए चाहिए। वो एक नीतीश कुमार ने फ्यूचर, वहां पे नीतीश कुमार ने जो बिहारी आइडेंटिटी, हम पता है इस पूरे आप जो बात है इसको जोड़ पा रहे हैं जनसुराज की यात्रा से, और यही मैं कह रहा हूँ। तो अब जो 2004 में तो नीतीश कुमार एक एस्पिरेशनल से ले करते करते 2004 से 2009 में उन्होंने किया, बिहारी आइडेंटिटी को ठीक किया। बाद में भले बाहर में जो हो, लेकिन मैंने कहा कि उन्होंने अपना रोल प्रधान जी वाले में कर दिया, तो उस रोल में आगे पीछे चलते रहे। इसके वाला बिहार में कोई ऐसा एस्पिरेशनल लीडर नहीं आया। तो मैं अभी प्रशांत किशोर खुद ही मास्टर स्ट्रेटजिस्ट हैं, ब्रांड को चमक, मुझे लग रहा है कि जहां पे नीतीश कुमार ने बिहार एस्पिरेशन को खत्म किया और जहां से वो टेक ऑफ नहीं कर पाए, मैं ये तीसरा स्टेज जो मैं लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद मैं देख रहा हूं, तो प्रशांत किशोर उसी जगह से उस यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कहूंगा कि वो कर ही डालेंगे या हो जाएगा, बिहार जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं उनको उस समय जैसे नीतीश कुमार के लिए भी इतना आसान नहीं था, तो हो गया। तमिलनाडु में विजय के लिए आसान नहीं था, हो गया। तो ऐसा पॉलिटिक्स में इम्पॉसिबल, केजरीवाल का दिल्ली में हो गया, एग्जाम्पल भी है, कर भी सकता है। बांकीपुर जीत भी गए हैं, शुरुआत भी मिल गई है। तो अब मैं यहाँ पे प्रशांत किशोर को सीरियसली लूंगा, और लालू प्रसाद नीतीश कुमार का जो एक कॉम्बिनेशन के बाद जो एक आगे की जो थर्ड जनरेशनल जो होता है ना कि सॉफ्टवेयर का अपडेट वाला, तो मुझे अपडेटेड लग रहे हैं कि अब वो किस तरह से अपने आप को, कुल मिलाकर के ये बात है कि एक सीट जीत करके भी, मतलब आज हम इसको कंक्लूड करें इस बात के साथ ही, एक सीट जीत करके भी पीके राजनीति में वो जगह बना गए हैं कि उन्हें विपक्ष से ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया में तो तवज्जो थी, भविष्य के हिसाब से बिहार भी बहुत उम्मीदों से देखेगा, क्योंकि वैक्यूम है ना, वैक्यूम है, और वैक्यूम में कहीं ना कहीं तेजस्वी या कांग्रेस या कोई और पार्टी अपने आप को उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाई कि वो उनमें एस्पिरेशन जगा सके, लोगों में ये उम्मीद जगा सके कि जो बाहर बिहार से गए हुए प्रवासी हैं उनके लिए कुछ करेगा, कि रोजगार के लिए कुछ करेगा, कि सुरक्षा के लिए कुछ करेगा। इस वैक्यूम में थोड़ा सा मैं एक लाइन ऐड कर दे रहा हूँ, फिर आप कर देंगे। ये वैक्यूम इस तरह का है कि वहां पे एक ही आदमी के सामने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार में मुख्य विपक्षी नेता तेजस्वी यादव दोनों के खिलाफ घोर असंतोष है। ऐसा पॉलिटिकल वैक्यूम है। और कहीं ना कहीं ये है कि भाई नीतीश कुमार ने बिहार को लेट से मान लेते हैं जंगल राज से, अंधकार से निकाला, लेकिन आज भी बिहार अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पैरामीटर्स पर बॉटम 3 बॉटम 5 में है। आज भी पर कैपिटा इनकम सबसे लो है, आज भी वहां बेरोजगारी, गरीबी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इतना कुछ होने के बाद भी नीतीश कुमार ने अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाने के बाद भी आज भी बिहार बॉटम 3 बॉटम 5 में। तो वही बिहार स्वाभिमान यात्रा से आप इसको जोड़ सकते हैं कि पिछली बार भी जब प्रशांत किशोर कैंपेन कर रहे थे तो वो इसी चीज को कुरेद रहे थे
कि भाई एजुकेशन की क्या स्थिति है, हाँ, जिस चीज को health इतना की बेचा क्या अब स्थिति तक है। 25 सालों हाँ। में, आप क्या आमूल चूल परिवर्तन कर गए। Yes. ठीक है साथियों, तो आज हमारे साथ थे अमिताभ तिवारी जी और नरेंद्र नाथ जी। आपने दोनों के व्यू से एक चीज का सार निकालने का प्रयास किया होगा कि प्रशांत किशोर अब आने वाले समय में बिहार की एक नई उम्मीद बनते दिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का 0.15 सेकंड का जो कष्ट है वो कर दें, तो अति कृपा होगी। धन्यवाद।